अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद मोहम्मद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, आज का मौजू है लक्समबर्ग। लक्समबर्ग में आपको कैसे वीज़ा अपनी अप्लाई करना है, आप वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं, और ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस मुख्तसर वीडियो में है। ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो पोल्यूशन इंटरनेट के ऊपर आई हुई है आजकल लक्समबर्ग के वर्क परमिट के हवाले से, वो क्या है और रियलिटी जो है वो क्या है। दरअसल रियलिटी में बात कुछ और होती है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती हैं और कुछ एग्जैजुरेशन से काम लिया जाता है। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि आपको जो हकीकत है वो सामने रखें ताकि आप एक अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकें और ये कि आप किसी भी मुबालगे का शिकार न रहें। इसमें कोई शक नहीं कि 2008 में लक्समबर्ग ने अपने लॉ में तब्दीली की थी और थर्ड कंट्री नेशनल्स को जो वर्क परमिट थे वो ऑफर करना शुरू कर दिए थे। लेकिन क्या जिस तरह ये बताया जाता है कि फ़लाँ वेबसाइट पे जाके जनाब आप अप्लाई करें, फ़लाँ वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस तरह वेबसाइट्स पर अप्लाई करने से आपको वीज़ा मिल जाता है या वर्क परमिट मिल जाता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप सीवी भेजते हैं तो बगैर आपको इंटरव्यू किए, कंडक्ट किए, बगैर आपको जाने वो आपको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं या कैसे वर्क परमिट ऑफर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको बहुत हाई स्किल होना पड़ता है। अगर आप हाई स्किल हैं और आपके अंदर टैलेंट है तो फिर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जो आम वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर है, पैकर है, कुक है, शेफ है, वो नॉर्मली उनको नहीं चाहिए। तो बहरहाल 2008 का जो इनका एक बहुत बड़ा इकदाम था कि थर्ड कंट्री नेशनल्स को ऑफर करना रेजिडेंसी और उसे वर्क परमिट ऑफर करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो चूंकि ये शेंजन स्टेट कंट्री है और इस शेंजन स्टेट कंट्री में दाखिले के लिए आपके पास अगर पहले से कोई शेंजन स्टेट का वीज़ा मौजूद है, फ़र्ज़ करें आपके पास इटली का है, जर्मन, फ्रांस, स्पेन, लक्समबर्ग तो खुद हो गया ना, हंगरी वगैरह का अगर आपके पास वीज़ा है, जितने भी ये शेंजन स्टेट कंट्री है उनमें से किसी का भी आपके पास अगर वीज़ा है तो आप लक्समबर्ग में फ्रीली दाखिल हो सकते हैं, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी क्वेश्चन के दाखिल हो सकते हैं और 90 डेज तक वहाँ पर एज ए विजिटर आप रिहाइश रख सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके, ये मैं आपको बताऊँ कि साथ साथ दीगर कंट्रीज़ के साथ साथ पाकिस्तानी सिटीज़न के लिए भी यही लॉ जो है वो आता है। लक्समबर्ग का अगर आपने वीज़ा एज ए विजिटर हासिल करना है तो फिर आप के पास जो बुनियादी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने देने होते हैं। आपके पास एक सॉरी वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और पर्पज़ ऑफ ट्रिप आपके पास हो कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, और अकोमोडेशन हो, आपने कहाँ ठहरना है, ये प्रीपेड है या नहीं, ऐसे कतई नज़र कंफर्म्ड अकोमोडेशन आपकी होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट और सफिशिएंट फंड्स, ऑब्वियसली तमाम एम्बेसी जो है रिक्वायर करती है, बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। और आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं लक्समबर्ग एम्बेसी या कौंसलेट में। लेकिन जिन ममालिक में ये नहीं है तो दीगर जो शेंजन स्टेट्स कंट्री हैं वो ऑफ़र करती हैं। अब पाकिस्तान में आप जर्मन एम्बेसी से ये लक्समबर्ग का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये मुल्क गिरा हुआ जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में, तो आप जो है वो जर्मन एम्बेसी में जाके इसका केस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका वो वर्क परमिट अप्लाई करना चाहें तो फिर उसके लिए आपको वहाँ की वर्क परमिट जो ऑफ़र होती है, ऑफ़र लेटर, वो चाहिए होता है। इसके अलावा कोई भी मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्टूडेंट हैं, पीपल हैं, इंटर्न पे जा रहे हैं, रिसर्चर हैं, या आप फैमिली जो आपकी फैमिली वहाँ पे है और फैमिली विजिटर हैं, तो ये जो है वो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 3 माह से ज़्यादा भी रहना चाहें तो इन वीज़ों में आप 3 माह से ज़्यादा रह सकते हैं। वर्क परमिट हासिल करना नॉट ए इजी टास्क, कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। मगर आपका जो हाईली क्वालिफाइड वर्कर होना ज़रूरी है और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशनलिज्म है और आप हाईली स्किल्ड वर्कर हैं तो फिर जो है ना वो आप रेजिडेंट परमिट के लिए लक्समबर्ग में अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो फिर आपको लोकल गवर्नमेंट के साथ भी रजिस्ट्रेशन लेना होती है, और लोकल गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, वर्क परमिट या दूसरे एविडेंस वगैरह होने चाहिए जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी शो हो रही हो, बैंक स्टेटमेंट वगैरह हो, और 3 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस चेंज है, अगर आपने एड्रेस तब्दील किया तो फिर उसका वो होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए बंदे के पास, और जो है वो टैक्स स्टैंप होनी चाहिए। टैक्स स्टैंप जो है वो आपको वहीं से लक्समबर्ग से करवानी हो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये टैक्स स्टैंप्स जारी होती हैं, और इसकी जो कितनी बड़ी फीस नहीं है, 30 यूरो के करीब इसकी फ़ीस है, तो वो आपने पे करनी है, और आपका वो टैक्स स्टैंप्स जो हैं वो हो जाता है, और उसमें वो हासिल कर लेते हैं। इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है। और लक्समबर्ग की अगर नेशनलिटी पे जाएँ, नेशनलिटी आप कैसे हासिल कर सकते हैं, ये मुल्क इसने एक और अच्छा इकदाम किया है, रूल में ये चेंजिंग की है कि आप ड्यूल नेशनलिटी जो है रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तानी भी नेशनलिटी आपके पास रह सकती है, और आप लक्समबर्ग की नेशनलिटी भी रख सकते हैं। तो इसके लिए आपका कम से कम 18 साल होना ज़रूरी है आपकी एज, और आप 10 साल तक वहाँ रह रहे हूँ तो फिर आपको नेशनलिटी मिलेगी। लेकिन उसके लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ पे लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तीन ज़बानों का लैंग्वेज आपके पास आपको जानना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर फ्रेंच, जर्मन और लैक्समबर्गिश ये इनकी ज़बान है, और जर्मन भी आपको जाननी है और फ्रेंच भी। ये तीनों ज़बानें जो हैं उनको बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप उसमें थोड़ा बहुत जो वो बातचीत कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ। ये तीनों ज़बानें आएंगी तो फिर आपको लक्समबर्ग की नेशनलिटी मिलेगी। तो ये थी आज के। हाँ, एक और बात, अगर आप शादी कर लेते हैं और अगर आप वहाँ पे कोई आपको अडॉप्ट कर लेता है तो फिर उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये है कि 5 साल के बाद आपको नेशनलिटी वहाँ की मिल जाएगी। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।